आपको दावे के साथ कहना हूँ, छाती ठोक के, कि 1000 बच्चों को मैं विदेश भेज दिया रहता। जो बिकनी पहन के डांस कर रहा है तो उसको मैं लंगोट बांध के दौड़ाने आया हूँ। कुछ लोग बड़े बड़े प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, वो कह रहे हैं कि तू चल, मैं आई। कुछ दलित नेता और समर्थक एकदम बिकनी पहन के चले गए बीजेपी में, खुल्लम खुल्ला। नहीं बिल्कुल। और कुछ लोग जो है वो बुर्का पहन करके, नकाब पहन करके जा रहे हैं कि चले भी जाए और पता भी ना लगे। तो जो मुझे हरिजन दरिजन कह रहे हैं, तो शायद लग रहा है कि उनका जो पैदाइश है वो नवाब के घर में नहीं सर, हरिजन या दरिजन, जितने लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पहले डिग्री चेक कीजिए। प्रोफेसर रतनलाल ने जब से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है तब से कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे लोग और ऐसी भाषा के साथ आ गए हैं जिसको पचाना बड़ा नामुमकिन है। कुछ लोग दरिजन कह रहे हैं, कुछ लोग हरिजन कह रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद ही भारत की हिंदी की डिक्शनरी के बाहर के शब्द हैं। पढ़ा लिखा आदमी तो शायद ही इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर पाए, लेकिन ये कौन लोग हैं जो हरिजन और दरिजन कह रहे हैं? 14 तारीख को प्रोफेसर रतनलाल साहब ने पार्टी ज्वाइन की थी तो हमने इंटरव्यू किया था। 1 लाख लोगों ने मेरे चैनल पर देखा है। मैंने पूरे तीखे सवाल करे थे। 14 तारीख के बाद में मैं दोबारा हाजिर हूँ। जितने सवाल आपने दोबारा किए उन्हीं सवालों को ले लेते हैं और शुरुआत कर देते हैं हरिजन और दरिजन से। हरिजन और दरिजन शब्द की परिभाषा क्या है, इसी के साथ में प्रोफेसर रतनलाल मेरे साथ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे सवालों के साथ में। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि प्रोफेसर रतनलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 14 तारीख को हमने उनका इंटरव्यू किया था जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। आज 14 तारीख से लेकर के अब तक जितने आपने कमेंट्स किए हैं और जिस भाषा का आपने इस्तेमाल किया है, जिस मतलब मैं कहूँ कि बिल्कुल 4th क्लास की भाषा का आपने जो इस्तेमाल किया है, उन सारे सवालों के साथ में आज मौजूद हूँ। सर, हरिजन या दरिजन? जितने लोग इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पहले डिग्री चेक कीजिए और क्या काम करते हैं वो चेक कीजिए। मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ जी, पढ़ाता हूँ, किताब आर्टिकल लिखता हूँ, आप लोग से यूट्यूब पे बातचीत करते हैं, यही मेरा काम है ना। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि हरिजन शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तब तो हरिजन शब्द ही इस्तेमाल होते ज्यादातर। और बहुत लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट भी इसी से बने होंगे। हरिजन लिखा है हमारे यहाँ बुलंदशहर में, जो वाल्मीकि जाति है, जिसको हमें दिल्ली में आके पता चला कि वाल्मीकि, वहाँ पे हरिजन जाति का प्रमाण पत्र मिलता था हमारे वाल्मीकि समाज को। इंदिरा जी ने 73 में जो चिट्ठी लिखा था और राहुल जी को मैंने दिया था वो चिट्ठी मंच पे, अभी बड़ा वायरल हो रहा है आजकल वो वीडियो आपका। तो उसमें क्या लिखा हुआ कि हरिजन से बहुत अटैक हो रहे हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए अटैक्स हो रहे हैं। तो सारे सीएम को निर्देश दिए गए थे कि आप स्पेशल सेल बनाइए और सारे डीएम को बोलिए इस पर त्वरित एक्शन हो, तुरंत एक्शन हो, जितना सरकारी नौकरी है इनको पूरा भरिए। अरे कोई आज पीएम और सीएम को चिट्ठी से लिख सकता है क्या? बिल्कुल। अरे इंदिरा जी हम लोग तो बचपन में थे तब उनकी हत्या हो गई, अभी अगर होती तो जाके हम प्रणाम चरण छू लेते। क्या लेडी वो काम कर रही थी, वो भी हरिजन शब्द इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल। और बाबा साहब के राइटिंग स्पीचेस में भी हरिजन वर्ड आता है। अच्छा, ये बात मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग स्पीच में हरिजन शब्द आता है। तो ये मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि ये शब्द शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच में हरिजन शब्द आता है। जो ये सब जो पढ़ेगा नहीं, अब भांग चाट के जो है ना लिखेगा, बोलेगा, वीडियो बनाएगा, तो उसको कहाँ से पता लगेगा? बिल्कुल। जितने आधिकारिक दस्तावेज हैं, मुझे लगता है शायद 89 में या 88 में ये शब्द थोड़ा बैन किया गया था, मुझे जहां तक अपडेट में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। 89 के आसपास लगभग बैन किया गया है शब्द। आधिकारिक दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है? हरिजन। वही है ना। अभी दिल्ली में सर बहुत सारी कॉलोनी हरिजन बस्ती लिखा जाता है, आधार कार्ड में लिखा जाता है हरिजन बस्ती। उत्तर प्रदेश में नहीं है? हाँ, उत्तर प्रदेश में भी है, जहाँ तो बहन जी की 4-4 बार सरकार रही है वहां पर भी है। बहरहाल उसमें जी। जो लोग मुझे दरिजन हरिजन कह रहे हैं, तो विनम्रता के साथ उनको मैं कह रहा हूँ कि मेरे दादा दादी कलकत्ता के जूट मिल में मजदूर थे, ठीक है। उनका एक बेटा था जो मेरे फादर, और वो इनकम टैक्स में लोअर डिवीजन क्लर्क बने। आपके फादर साहब? जी।
72 73 वही मेरे जन्म के आसपास ही बने वो। और हम 7 भाई बहन। एक छोटे से एलडीसी क्लर्क ने अपने 4 बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। बड़ी बात। सारा पीएफ का पैसा निकाल दिया, जमीन गिरवी रख दिया, सब कुछ करके 4 बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, समझ रहे हैं, मतलब बहन एलएसआर में पढ़ रही है, सब कहाँ पढ़ रहा है, सब हॉस्टल में रह रहा है। उसमें से हम और मेरा एक भाई यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। श्यामलाल जी और आप। कुमार लिखते हैं वो, हाँ, श्याम कुमार। हाँ, लाल मैं ही हूँ। हाँ, श्याम कुमार जी और आप। तो ये भारतीय गणराज्य और संविधान की, और थैंक्स टू इंदिरा जी, एक बड़ी उपलब्धि थी ना कि दादा दादी, उनका बेटा और उनके बच्चे, मतलब दादा जूट मिल में मजदूर थे, दादा दादी कलकत्ता में, वो भी बिहार से भी आगे कलकत्ता में, और पोते जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 2 पोते प्रोफेसर हैं। दादी बहुत स्मार्ट लेडी थी, वहाँ जमीन भी कलकत्ता में खरीदी थी, पता नहीं कोई कब्जा कर लिया हो, है ना, चटकल बोलते थे जूट मिल में। और ये बातें लोगों को कहना जरूरी है, समझाना जरूरी है। अपने अपने दादाओं का इतिहास देख लें, अपने बाप और दादाओं का इतिहास देख लें, कितनी जमींदारी थी, कितने बैंक थे, जरा देख लें। तो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, हम लोग तो मॉडेस्ट फैमिली से आए हैं, बिल्कुल, बहुत, हम लोग तो छोटे से आए हैं, बड़े निम्न स्तर से उठ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम यहाँ हिंदू कॉलेज में साधारण टीचर हैं, हम रिसर्चर हैं, हम किसी को गाली भी नहीं देते हैं, बिल्कुल अपना काम करते हैं। तो जो मुझे हरिजन दरिजन कह रहे हैं, तो शायद लग रहा है कि उनका जो पैदाइश है वो नवाब के घर में नहीं। ये बात, ये सवाल तो बनता है भाई, उनका जो है ना, मैं बहुत एग्रेसिव नहीं बोलना चाहता उस पे, वो आप शब्द नहीं कहना चाहता जी कि, लेकिन तब भी आप बोलेंगे तो हम बोल देंगे। उनका तो राजे महाराजे रजवाड़े में एकदम 4 मेडल लगे हुए, कोट टाई पहने हुए, तलवार लिए हुए फोटो, तो नवाब या राजा महाराजा घर में पैदा हुए होंगे। बिल्कुल नहीं, तभी वो शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, जिनके भी समर्थक हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, बहन जी के समर्थक हूँ, चिराग पासवान के समर्थक हूँ, अठावले के समर्थक हूँ, चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हूँ, चिराग पासवान और मांझी के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जो ये हरिजन दर्जन मुझे लिख रहा है ना, मुझे लगता है कि बहन जी के साथ जो है ना, उनका सिंहासन लगता है ना, बहन जी के बराबर वाली कुर्सी पे ये बैठते हैं, कुर्सी नहीं, सेम सिंहासन लगता है, बैठते होंगे, है ना। बिल्कुल। नहीं, एक कहावत है हमारे, कहावत है ऐसे, बिहार में तो तरह तरह के ये सब चलते रहते हैं, बिहारी लोग हैं तो आप जानते हैं, थोड़ा खुराफाती तो होंगे। एक कहावत है कि बाप के नाम सागपात और बेटा के नाम परवल। बाप का नाम सागपात, हाँ, मतलब घास फूस, और बेटे का नाम परवल मतलब परमल सब्जी। हाँ, अच्छा, हाँ, बाप मर गया अंधेरा में, बेटे का नाम पावर हाउस। ओके। तो नौकरी मिल नहीं रही है, शिक्षा है नहीं, रोजगार है नहीं, सब कुछ जा रहा है, अब बाकी तो खाली हमको गाली देना है। भाई, मैं अदना सा आदमी हूँ, मैं कोई मास लीडर थोड़ी हूँ, मेरे कोई फॉलोइंग नहीं है, हमको 5-7 लोग भी नहीं जानते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं है ना, उनकी नजर में मतलब 5-7 लोग भी नहीं जानते हैं। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से लोग मुझे जानेंगे नहीं। और मैं कोई किताब भी नहीं लिखता, मैं कोई इंटेलेक्चुअल भी नहीं हूँ, जब कुछ हूँ ही नहीं, तो आप जो इतना गालियां परोस रहे हैं, ये क्यों परोस रहे हैं? आपको डर क्यों लग रहा है? ये सवाल तो ये है ना। बिल्कुल भाई, जब हिंदू राष्ट्र पूरी बात चल रही हो कि मनुस्मृति लागू होगा, बिल्कुल, उस समय जितने लोग हरिजन दर्जन लिख रहे हैं, उसको बोलो तो आरएसएस बीजेपी कितना वीडियो बनाए, तुम्हारे नेता ने आरएसएस बीजेपी कितना बोला है, बोलो। चंद्रभान जी तो ठीक ही कह रहे थे ना, कुछ लोग तो एकदम बिकनी पहन के चले गए हैं, और कुछ लोग बुरके में जा रहे हैं उसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। कुछ दलित नेता और समर्थक एकदम बिकनी पहन के चले गए बीजेपी में, खुल्लम खुल्ला। नहीं, बिल्कुल। और कुछ लोग जो है वो बुर्का पहन करके, नकाब पहन करके
जा रहे हैं कि चले भी जाए और पता भी ना चले। पता भी नहीं लगे। हाँ। कुछ दलित नेता जो ना बिकनी पहन के चलवानी से आगे में ले जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग बिकनी, दलित नेता बिकनी पहन करके आरएसएस बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। जो लोग कमर में पत्ता का कपड़ा पहने हुए ना, पत्ता का कपड़ा पहने हुए हैं, पूरा घर परिवार जो है ना मुझे दर्जन कर रहा है। अच्छा सर, एक बात और निकल के ये बोले कुछ दलित नेता जो है, तू चल मैं आई गाना था ना, हाँ, तू चल मैं आई, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, बिल्कुल पगला है दीवाना है तू चल मैं आई। कौन फिल्म में गाना था? फिल्म तो याद मुझे नहीं, हाँ धुन जरूर याद है, तू चल मैं आई तो कुछ लोग तो सीधा बिकनी पहन के स्विमिंग सूट में पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग बड़े बड़े प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, वो कह रहे हैं कि तू चल मैं आई, है ना। वो नकाब पहन के, वो चंद्रभान जी बुर्का बोले थे, हम नकाब थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और उधर पीछे वाले को मतलब खुल्लम खुल्ला नहीं, थोड़ा बिकनी अच्छा रहेगा। बीसी बना दो, हमको बेटा बेटी के प्रोफेसर बना दो, नौकरी दिलवा दो, तो सब नकाब पहन के। हाँ। और मैं जी अभी सुनिए, मैं बिहारी आदमी हूँ सुनाइए, आप ही की सुनने के लिए आए आज। अखाड़ा सुना ना आप? अखाड़ा, हाँ अखाड़ा, हाँ हमारे यहाँ अखाड़ा चलता है। तो मैं लंगोट बोलते ना, जब पहले कच्चा लंगोट बांध के मैंने बांधा हुआ है, मुझे पता है। मैंने कुश्ती भी लड़ा बचपन में, भले हार जा अलग बात है, लेकिन लड़ते थे जरूर। हम ताल ठोक के मैदान में होते थे, इनके खिलाफ खड़े। अब बोलिए। मेरा सवाल ये है सर कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल लगभग, जो जितनी मेरी जानकारी है, 10-12 हजार प्रोफेसर हैं, उसमें से 2000 के आसपास दलित हैं। ज्यादा ही होंगे 2200-2300 होंगे, चलो 2000 ही मान लेते हैं लमसम। 2000 में 1999 प्रोफेसर आपके अलावा दलित, किसी चमार की, महार की, दुसात की, खटीक की, पासी की हिम्मत नहीं कि उसके दरवाजे पे जाकर के जय भीम में नमो बुद्धाय कर ले। मुझे जितनी गालियां दे रहे हैं, मैं खाली उनको मैं सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ। तो एक रतनलाल समाज के लिए जेल भी जा रहे हैं, समाज के लिए बोल भी रहे हैं, बाबा साहब पर वीडियो भी बना रहे हैं, अम्बेडकर नामा भी चला रहे हैं, ड्यूटी भी, नौकरी भी दाव पे लगा रखे, विदेश जाने की परमिशन नहीं है, प्रमोशन हो नहीं रहा है, बीजेपी से फिर भी समझौता नहीं है, मायावती पूछ नहीं रही है, अन्य दलित नेता के पास जाने का कोई मतलब रास्ता नहीं है। अगर वो समाज के दुख दर्द के लिए कांग्रेस में चले गए तो दिक्कत है। तो आप भी अगर 9999 प्रोफेसर की तरह समझौता कर लेते, ना यहाँ किसी चमार की, दुसाद की, महार की एंट्री होती, ना आपके चाय पानी का खर्चा होता, ना सारा कुछ होता, आपका बेटा बेटी भी बढ़िया, आप भी बीसी बन जाते। क्यों इनके चक्कर में अपना करियर खराब कर रहे हो? आपको हरिजन भी कह रहे हैं, आपको दरिजन भी कह रहे हैं, तो उनको क्या मिल गया? नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको बहुत कुछ मिल सकता था समझौता करने से। आप जिनके लिए नहीं सर, आप जिनके लिए लड़ रहे हैं वही आपको गाली दे रहे हैं। आम आदमी तभी आके मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यही मेरा रिवार्ड है। नहीं, ये तो खैर हम तो हमेशा करते रहे। हमसे डरने की जरूरत क्यों है भाई? मेरा पास कोई मास बेस नहीं है, हमको कोई सुनता नहीं है, हमको कोई पहचानता नहीं है, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो इतना जो बाढ़ आई हुई है, दरअसल वो बाढ़ इसलिए आई है, मैं आपको बता दूं, मैं भी थोड़ा सा पढ़ता लिखता हूँ कि जो 9999 प्रोफेसर हैं 2000 में से, है तो 2300, लेकिन हम 2000 ही काउंट कर लेते हैं, उनको कोई जानता नहीं है, वो मुर्दा लाश हैं, मुझे भी नहीं, जिंदा लाश है। लेकिन आप उन 2000 में भारी हैं, और रतनलाल अगर कुछ लिखते हैं तो यहाँ ये पूरी हिंदू कॉलेज जो छावनी में बदल दिया जाता है, रतनलाल को पुलिस उठा करके ले जाती है, समझौता नहीं करते हो। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, और उनको पता है कि आप कुछ कहोगे तो असर पड़ेगा, इसलिए वो बेचैन है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, जिसमें कि बिकनी दलित नेता डांस कर रहा है, स्विमिंग पूल में डांस कर रहा है, देखिए मैं सबसे बढ़िया बिकनी मेरा। तो उस समय हिंदू राष्ट्र और भारतीय गणराज्य की जब लड़ाई हो, कोई भी चिंतनशील आदमी, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो, चिंतनशील, जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिसको नॉलेज, जिसको पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी, वो कहाँ रहेगा? बिल्कुल। तो मैंने, आप पूछे कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, अभी तो अकेले लड़ रहा था, थोड़ा ताकत और चाहिए था। हाँ। क्योंकि जो बिकनी पहन के डांस कर रहा है तो उसको मैं लंगोट बांध के दौड़ाने आया। ये बिल्कुल अच्छा है। उसको रगड़ना है, हमारे यहाँ रगड़ना, दौड़ाना, रगड़ना है, दौड़ाने। और समाज को ये कहने आया हूँ, समझाने आना हूँ कि आप डिमांड बनाइए अपनी।
आपको ऐसे कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं देता, कोई कुछ देने वाला नहीं है। बाबा साहब का था, इतना प्रेशर था, डिमांड था, तब नेहरू भी माने, इंदिरा जी नेहरू भी माने, पटेल गांधी सब लोग माने सब, और इंदिरा जी बाद में वही सबको फॉलो किए बात तक। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मंच से भाषण करते थे, मेमोरेंडम तय किया, हमारा डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड। मैं समाज से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए आप डिमांड तैयार कीजिए। बिल्कुल, हम आपके साथ काम, किसी पार्टी में रहें, अगर आपके डिमांड के साथ अगर मैंने कोई हेर फेर किया तब मुझे कहना। एक एक आदमी हमको बोलो कि मेरे साथ मारपीट होगा, मेरे पास चलो, तो एक एक आदमी वो तो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। एक लार्जर दलित मैनिफेस्टो तैयार करिए और आह्वान पे आइए। अपने जात पुत के चक्कर में कि सीएम बनेंगे, पीएम बनेगा, उस चक्कर में हम नहीं है। दलित एजेंडा तैयार हो, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में मैंने दिया था ना दलित एमेंसिपेशन, राहुल गांधी जी को दिया था वो बाद में मैनिफेस्टो में डाला उन्होंने। अगर सरकार बन गई रहती तो वो लागू होता। मैं आपको दावे के साथ कहना हूँ, छाती ठोक के, कि 1000 बच्चों को मैं विदेश भेज दिया रहता। बिल्कुल, ये इसलिए हम तो कमजोर आदमी हैं, मजदूर का पोता हूँ, क्लर्क का बेटा हूँ, जो नवाब के घर में पैदा हुए हैं, तो जो हरिजन और दरिजन नहीं है। हाँ, राजे महाराजे तलवार के साथ फोटो आता होगा उनका, ऐसे मेडल लगाए हुए, शेरवानी पहने हुए, नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्या बोले थे, बाप मर गया अंधेरा में, बेटे का नाम पावर हाउस जी। तो बाप मर गया अंधेरे में और बेटा का नाम पावर हाउस। प्रोफेसर रतनलाल साहब ने आज कुछ बेबाक अंदाज में बहुत सारी बातें, मैं वहीं आ रहा था, तो कुछ बेबाक अंदाज में कुछ चीजें कह दी हैं और कहनी भी चाहिए, क्योंकि जब समय ऐसा हो कि जब बोले बिना काम चलेगा ही नहीं। बुरके में, हाँ, कुछ लोग बुरके में कोई विकल्प नहीं है, तब कहना कि हम हुक्मरान बन जाएंगे, हम देश चला लेंगे, हम पार्टी बनाएंगे, ये हरिजन है, ये दरिजन है। उसके बाप से जाके पूछो कि नौकरी कैसे मिली। नहीं, वो जो बाइक पे घूम रहा है उसका पेट्रोल उसके बाप की पेंशन से आता है। जो पेंशन है, जो नौकरी है, वो कांग्रेस ने दी थी। तो ये मजे की बात है। बहरहाल इस बातचीत को करने का उद्देश्य इतना था कि 14 तारीख को प्रोफेसर रतनलाल और रविकांत जी ने दर्जन लाल में तो नवाब के घर में जो पैदा हुआ है ना प्रोफेसर हरिजन लाल, प्रोफेसर दरिजन लाल, रतन लाल नहीं, हरिजन लाल और दरिजन लाल, प्रोफेसर साहब से बातचीत। राहुल गांधी जिंदाबाद। वो हम जो मैनिफेस्टो, मेरा समाज मेरी बात सुनेगा, मैं तुमको दावा कर रहा हूँ, और सारे मैनिफेस्टो में दूंगा जाके वहां पे कि हमारे दलित समाज के लिए सब काम करिए और काम होगा। नवाब तो अपना कबाब खाएगा, तो दलित नवाब कबाब, हाँ, ये भी दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी, दलित नवाब कबाब। उनसे पता करना कि कहाँ से चंदा लेता है, पैसा लेता है पहले। नहीं सर, ये दाल रोटी के लिए और कबाब कहाँ से पैसा चंदा लेता है, जरा वही पता करना। ये सब 60-40 पे काम चल रहा है। 100 रुपए उगाता, 60 रुपए का कार्यालय में जमा करता, 40 रुपए में घर का काम चल रहा है। शुक्रिया। तो आप लोग मुझे जानना शुरू करेंगे। आप प्रोफेसर दरिजन लाल हैं, हरिजन लाल हैं, बहरहाल हैं रतन लाल, और बड़े सम्मानित हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन 14 तारीख को जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो भूचाल आ गया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े कर दिए। बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक सभ्य आदमी की, चाहे तो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वीडियो में हो, चाहे कहीं पर भी हो, प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म हो, भाषा जो है वो अम्बेडकरवादी अगर आप हो तो भाषा भी अम्बेडकरवादी होनी चाहिए। ये कौन से लोग हैं जिनकी ना तो भाषा बुद्ध से, कबीर से, नानक से, रैदास से मैच करती है, ना आम साधारण व्यक्ति से मैच करती है? ये कौन लोग हैं? चंद्रभान जी से एक कदम आगे बढ़ा दिया। हाँ, बुर्का बोले थे, इन्होंने बिकनी कर दिया उसको। तो बहरहाल बात चलते चलते यही है कि कौन लोग हैं इनको चिन्हित किया। गाली बात समाज कम से कम अम्बेडकर ने, फूले ने, कबीर ने नहीं पैदा किया था। लगता होगा कि हरिजन, तो उसको लगता है कि मैं राजा हो गया हूँ। शाम में घर में खाना कैसे बनेगा इसका गारंटी नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कम से कम अपने समाज की लड़ाई को लड़िए। अगर प्रोफेसर रतनलाल को अपने लिए कुछ चाहिए होता तो वो बीजेपी के साथ जा सकते थे, बीसी बन जाते, लेकिन वो नहीं गए। वो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं और बड़े बड़े ऑफर भी थे। शुक्रिया।